नमस्कार। आज हम सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत मोड या बहुलक का अध्ययन करेंगे। मोड या बहुलक कहते किसे हैं? इसका सीधा सा संबंध आवर्ती से है, या हम कह सकते हैं जैसे कोई चीज़ अधिक चलन में हो या फैशन में हो तो हम कहते हैं ना, ये चीज़ बहुत फैशन में है। फैशन में होने से क्या तात्पर्य है कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा वो चीज़ काम में ली जा रही है या पसंद की जा रही है। अतः हम ये कह सकते हैं सांख्यिकी के अंतर्गत ऐसा मूल्य जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। यानी आवर्ती में जिस मूल्य की आवर्ती सबसे अधिक बार हो उसी मूल्य को हम बहुलक कहते हैं। क्रॉक्सन एवं काउडेन के अनुसार किसी वितरण का बहुलक वह मूल्य है जिसके चारों ओर पदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक होती है। उसे मूल्यों की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी मूल्य माना जा सकता है। यानी जिस चर के ओर ज़्यादातर आवर्तियों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है उसी चर को हम बहुलक कहते हैं। बहुलक आज हम व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार निकालते हैं। वैसे तो बहुलक निकालने की दो विधियां हैं, एक तो निरीक्षण के द्वारा, दूसरा सामूहिकरण के द्वारा। जब व्यक्तिगत श्रेणी होती है, इस व्यक्तिगत श्रेणी में हम बहुलक की गणना मुख्यतः निरीक्षण के द्वारा ही कर सकते हैं। यानी हम सीरीज़ देखते हैं और उस सीरीज़ में देखते हैं कि जो पद बार बार आया है यानी सबसे अधिक बार आया है वही पद मूल्य हमारा बहुलक कहलाता है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में हमें मार्क्स ऑफ 10 दे रखा है, जिसमें देखिए 10, 27, 24, 12, 27, 27, 20, 18, 15, 30 और 15। अब इसको हम यदि निरीक्षण के द्वारा देखते हैं तो ये देखो कि सबसे वो मूल्य कौन सा है जो सबसे अधिक बार आया है। तो निरीक्षण के द्वारा देखने पर हमें पता चलता है कि 27 जो मार्क्स हैं वो 3 बार आया है, जबकि 15 2 बार ही आए हैं। अतः सबसे अधिक बार आने की आवर्ती कौन से पद मूल्य की है? 27। अतः निरीक्षण के द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारा बहुलक मूल्य 27 है। यदि इसी को यह हम समूहीकरण विधि के द्वारा करें तो व्यक्तिगत श्रेणी को हमें खंडित श्रेणी में परिवर्तित करना पड़ेगा। खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके हम इस समूहीकरण के द्वारा हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत को खंडित करने के लिए हम कौन कौन से पद मूल्य हमारा 10 है, 12 है, इसको हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा मूल्य कौन सा है? 10, उसके बाद में 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, उसके बाद में 20 है, फिर 24 है, उसके बाद 27 है और 30 है। इस तरह हमने मार्क्स को लिख दिया। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक पद मूल्य कितनी बार आया है। तो इस क्वेश्चन में 10 एक बार आया है तो इसके सामने हम एक टैली बार लगा देंगे। इसी तरह 15 2 बार आया है, 12 एक बार आया है तो इसके सामने एक टैली बार लगा देंगे। और 15 2 बार आया है तो इसके सामने 2 टैली बार लगा देंगे। उसके बाद 18, 20, 24 ये तीनों पद मूल्य एक एक बार ही आए हैं तो इनके सामने हम एक 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 टैली बार लगा लेते हैं।
उसके बाद आता है हमारा 27। 27 कितनी बार आया है? 3 बार, इसलिए 27 के आगे 3 टैली बार लगा लेंगे। और उसके बाद आया 30। 30 भी हमारा 1 बार आया है। तो इस तरह से हम जो भी पद मूल्य है उसके सामने वो कितनी बार आया है उतनी हम टैली बार लगा देंगे। और अब देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब टैली बार की गणना कर लेते हैं। जितने टैली बार होते हैं उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी 10 की आवृत्ति कितनी है? 1, 12 की आवृत्ति 1, 15 की आवृत्ति 2, 18 की आवृत्ति 1 और 20 की आवृत्ति 1, 24 की आवृत्ति 1, 27 की आवृत्ति 3 और 30 की आवृत्ति 1। इस तरह हमने इसको व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित में परिवर्तित कर दिया। अब इसको खंडित में परिवर्तन करने के पश्चात हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में ही हम देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें 3 नंबर फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन से पद मूल्य की है? 27 की। यानी 27 के सामने 3 स्थित है। तो हमारा बहुलक का मान कितना होगा? 27 प्राप्तांक है, वो ही बहुलक माना जाएगा। इस प्रकार हम ज़्यादातर तो हम निरीक्षण के द्वारा ही देख लेते हैं कि कौन सा पद मूल्य अधिक बार आया है, और इस तरह से हम करके उसको व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना कर लेते हैं। और नहीं तो इसे खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके हम इसको बहुलक की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार करेंगे? तो खंडित श्रेणी में हमारा बहुलक की गणना के भी 2 विधियां हैं। एक तो निरीक्षण के द्वारा और दूसरा समूहीकरण के द्वारा। तो प्रस्तुत जो उदाहरण है उस उदाहरण में हम निरीक्षण के द्वारा बहुलक की गणना किस प्रकार करेंगे वो देखेंगे। तो इस उदाहरण में हमें साइज दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। साइज कौन कौन सा है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। और इस साइज की आवृत्ति यानी बारंबारता दी हुई है। 15 की आवृत्ति 3 है, 16 की आवृत्ति 5 है, 17 की 7 है, 18 की 10 है, 19 की आवृत्ति 12 है और 20 की आवृत्ति 15 है, 21 की आवृत्ति 12 है, 22 की आवृत्ति 6 है, 23 की आवृत्ति 8 है और 24 की आवृत्ति 6 है। तो निरीक्षण के द्वारा हम देखेंगे कि हमारा बहुलक का मान क्या है। बहुलक निकालने के लिए हम हमेशा आवृत्ति को ही ध्यान में रखते हैं। आवृत्तियों की जो अधिक बार आना या उसका आवृत्ति अधिक बार आना, जिस चर का बार बार आती है उसे ही हम बहुलक मूल्य कहते हैं। तो आवृत्ति हम देखेंगे, सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी है? 15। 15 कौन से साइज के सामने आई है? 20 के मूल्य, यानी चर मूल्य हमारा जो 20 है उसकी आवृत्ति 15 सबसे अधिक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 20 ही हमारा बहुलक मूल्य है। जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक बार आती है उस पद मूल्य का मान ही हमारा बहुलक का मान माना जाता है। अब ये तो हो गई हमारी निरीक्षण के द्वारा, लेकिन कभी कभी जो समंग श्रेणी है उसमें जो आवृत्तियाँ हैं वो अनियमित होती है, या श्रेणी के 2 या अधिक मूल्यों की आवृत्तियाँ समान रूप से अधिक होती है, या एक मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक होती है परंतु आसपास की कुछ पद मूल्यों की आवृत्तियाँ भी उसके लगभग समान ही होती है। तो ऐसी स्थिति में हम निरीक्षण के द्वारा बहुलक की गणना नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में हमें
समूहीकरण विधि के द्वारा बहुलक की गणना करनी पड़ेगी। तो इसी उदाहरण को हम समूहीकरण के द्वारा हल करेंगे। तो समूहीकरण के द्वारा हल करने के लिए हम इसकी एक विश्लेषण तालिका बनाएंगे। इस विश्लेषण तालिका के अंतर्गत हमारा जो कॉलम होगा वो प्रथम कॉलम तो आवर्ती का ही हो जाएगा, और उसके बाद में हम प्रथम कॉलम तो हो जाएगा हमारा पदमूल्य का, दूसरा कॉलम हो जाएगा आवर्ती का, और उसके बाद हम इसका समूहीकरण का जो कॉलम बनाएंगे। तो इसलिए इसमें हमारा प्रथम कॉलम में हमने जो हमारा चर मूल्य है वो लिख दिया। कौन कौन से साइज? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। उसके बाद हमने प्रथम कॉलम में आवर्ती को लिख दिया। 15 की आवर्ती कितनी है? 3, 16 की 5, 17 की 7, 18 की 10, 19 की 12 और 20 की 15, 21 की 12, 22 की 6, 23 की 8 और 24 की 6। इस तरह हमने जो फर्स्ट कॉलम में आवर्ती को लिख दिया। अब हम ग्रुपिंग करेंगे यानी समूहीकरण करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में हम समूहीकरण करने के लिए आवर्तियों के दो आवर्तियों का योग करेंगे। जैसे पहली दो आवर्तियाँ 3 और 5, इनका योग हो गया 8, तो उनके सामने हम मंझला ब्रैकेट करके आवर्ती लिख देंगे 8। उसके बाद नेक्स्ट दो आवर्तियाँ लेंगे 7 और 10, इनका योग हो गया 17, तो इन दोनों के सामने हमने ब्रैकेट का निशान लिख के हमने 17 लिख दिया। उसके बाद आता है 12 और 15, तो इन दोनों का योग हो गया हमारा 27। नेक्स्ट दो आवर्तियाँ 12 और 6, इनका योग हो गया 18, वो हमने इसके सामने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट दो आवर्तियाँ आ रही है 8 और 6, तो इसका योग हो गया 14। यदि कोई आवर्ती पीछे बच जाती है यानी 2 या 3 की ग्रुपिंग में नहीं आती है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमने ये फर्स्ट ग्रुपिंग की है। अब इस ग्रुप में हम देखते हैं कि सबसे अधिक आवर्ती कौन से चर मूल्य की आई है। तो जो हमने एक जो विश्लेषण, इस तालिका के लास्ट का कॉलम हम विश्लेषण का रखते हैं, उसमें हम टैली बार लगाते हैं। तो प्रथम टैली बार आवर्ती वाले कॉलम का होता है। जैसे सबसे ज़्यादा आवर्ती कौन सी है? 15, तो 15 किसके सामने है? 20 चर मूल्य के सामने। अतः इसका 20 के सामने हम एक टैली बार लगा देंगे। दूसरे कॉलम में हमारी जो अधिकतम आवर्ती कौन सी आई है? 27। 27 किसके सामने है? 19 और 20 के सामने। तो 19 के सामने एक टैली बार और 20 के सामने एक टैली बार लगा देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर कॉलम में। इसमें हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे? प्रथम एक आवर्ती को छोड़कर अगली दो आवर्तियों का योग करना। जैसे एक 3 को छोड़ देंगे तो 5 और 7, इन दोनों का योग कितना हो गया? 12। वो फिर इन दोनों के सामने हम मंझला ब्रैकेट लगा के 12 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दो आवर्ती 10 और 12, इनका योग हो जाएगा 22। फिर नेक्स्ट दो आवर्ती 15 और 12, इसका योग हो जाएगा 27। फिर नेक्स्ट दो आवर्तियाँ हो जाएगी हमारी 6 और 8, इनका योग हो जाएगा 14। इस तरह हमने सेकंड ग्रुपिंग का भी कर लिया। अब इस ग्रुपिंग में हम देखेंगे कि सबसे अधिक आवर्ती कहाँ आई है। तो सबसे अधिक आवर्ती आई है 20 और 21 के सामने। तो विश्लेषण वाले कॉलम में 20 और 21 के सामने एक एक टैली बार
लगा देंगे। इस तरह हमारे ग्रुपिंग के 2 ग्रुप कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा ग्रुपिंग का कॉलम लेते हैं। इसमें हम 3-3 का योग करेंगे। इसमें 3-3 का योग किया जाएगा। तो प्रथम 3 आवर्तियों का योग, 3 + 5 और 7, इन तीनों का योग हो जाएगा हमारा 15। फिर नेक्स्ट 3 आवर्तियों का योग 15, 12 और 10, इनका योग हो जाएगा 37। फिर नेक्स्ट 3 आवर्तियों का योग 12, 6 और 8, तो इसका योग हो जाएगा हमारा 26। इस तरह हमने ये ग्रुपिंग कर ली। अब इस कॉलम में फिर हम देखेंगे कि कौन सी आवर्ती का योग सबसे अधिक आया है। तो हम देखते हैं 18, 19 और 20 चर मूल्य संबंध आवर्ती का योग सबसे अधिक आया है। तो इस 18, 19 और 20 वाले चर मूल्य के सामने विश्लेषण वाले कॉलम में एक एक टैली बार लगा देंगे। इस तरह हमारा तीसरा ग्रुपिंग का भी ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ग्रुपिंग करेंगे हम। अब एक छोड़कर 3-3 की योग करना। तो प्रथम 3 को छोड़ देंगे, तो 5, 7 और 10, इन तीनों का योग करेंगे तो आएगा 22। फिर नेक्स्ट 3 12, 15 और 12, इनका योग करेंगे तो 39 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 का आ जाएगा 6, 8, 6 का योग हो जाएगा 20। इस तरह हमने ये 5 कॉलम की ग्रुपिंग भी कर दी। तो इसमें हम देखते हैं सबसे अधिक योग किसका आया है? 39। 39 किसके सामने आया है? 19, 20 और 21 के सामने। तो इन तीनों के सामने हम एक एक टैली बार और लगा देंगे। इस तरह हमारा ये 5 कॉलम का ग्रुपिंग भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट एक ग्रुपिंग और करेंगे। इसमें रहेगा हमारा 2 को छोड़कर 3-3 का योग करना। प्रथम 2 आवर्तियाँ छोड़ के फिर अगली 3-3 आवर्तियों का योग करना। तो 6 नंबर कॉलम में आ जाएगा हमारा प्रथम 2 यानी 3 और 5 को छोड़ देंगे तो 7, 10 और 12, इन तीनों का योग हो जाएगा 29। फिर नेक्स्ट 3 का योग हो जाएगा 15, 12 और 6, तो इनका योग हो जाएगा हमारा 33। उसके बाद नेक्स्ट 3 आता नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब देखते हैं इन दोनों योग में सबसे अधिक कौन सा आ रहा है? 33 आ रहा है। 33 किसके सामने आ रहा है? 20, 21 और 22 के सामने। तो इन तीनों के सामने 20, 21 और 22 के सामने हम एक एक टैली बार लगा देंगे। इस तरह हम इस ग्रुपिंग टेबल को तैयार करते हैं। यानी प्रथम टैली बार लगेगा आवर्ती वाले कॉलम का, उसके बाद टैली बार लगेगा 2-2 के योग का, फिर नेक्स्ट टैली बार लगेगा 1 छोड़कर 2-2 के योग का, फिर उसके बाद टैली बार लगेगा 3-3 के योग का, उसके बाद लगेगा 1 छोड़कर 3-3 के योग का, उसके बाद लगेगा हमारा 2 छोड़कर 3-3 की आवर्तियों के योग का। इस तरह हम सारा ग्रुपिंग करके टैली बार लगा देते हैं और टैली बार लगाने के बाद में अब हम देखते हैं इसको संख्या में व्यक्त करते हैं। तो हमारी ये आ रहे है 19 के सामने 18 के सामने हमारी जो आवर्ती आ रही है वो 1 आ रही है, 19 के सामने 3 आ रही है, 20 के सामने हमारी 6 आ रही है और 21 के सामने 3 आ रही है और 22 के सामने 1 आ रही है। अतः हम ये जो सबसे अधिक बार आवर्ती किसकी आई है? 20 के सामने। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बहुलक का मूल्य 20 है। बहुलक को हम कैपिटल Z के द्वारा व्यक्त करते हैं।
अतः हमारा बहुलक का मान 20 होगा। इस तरह हम समूहीकरण के द्वारा बहुलक का मान ज्ञात करते हैं।